नमस्कार साथी। आप सभी को मैंने पिछली क्लास में शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ाया था और उसी के बारे में हम आज भी सेकंड पार्ट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास के एंड में बोले था कि सेकंड पार्ट भी अभी करने वाले कवर। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे अधिगम के विभिन्न विचारकों के जो और मत बचे हमारे। तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं शुरुआत, क्योंकि समय कम है और टॉपिक्स बहुत सारे हैं। आज की इस क्लास का जो अभी वाला जो हमारा कवर होने वाला है, शैक्षिक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास में, ये 10 लगभग जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और आगे भी आएंगे और भी टॉपिक्स, लेकिन ये सामाजिक जो स्थितियां हैं इसके बारे में, साथ में सामान्य अधिगम से जुड़े हुए हैं और कठिनाइयां, सामान्य अधिगम की कठिनाइयां क्या क्या है, अक्षमता क्या क्या है उनके बारे में। इसके साथ ही हम कवर करेंगे लेव वाइगोत्स्की का जो नियम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वो जानेंगे और जीन पियाजी का संज्ञानात्मक विकास को पढ़ेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक होंगे, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण रहने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्थितियां कैसे बनती है। समाज में स्थितियां जरा देखिए ध्यान से। ये पेड़, ये जड़े, ये समझ रहे हैं आप, यही हमारा सामाजिक विकास है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यही से जुड़ा है। सामाजिक आर्थिक स्थिति की अगर बात करें SES, तो यह पारिवारिक संरचना और सामुदायिक मूल्य सीधे तौर पर छात्र की शैक्षणिक पहुंच और सीखने की तत्परता को निर्धारित करते हैं। यहीं अगर हम बात करें विकासात्मक अवसर की, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज की, तो एक समृद्ध सामाजिक वातावरण बनाता है जिससे क्या होगा, अंतः क्रियाएं, यानी कि छात्र आपस में बात करेंगे, घर से जो चीज सीखेंगे उससे क्या है, अंतः प्रक्रिया करेंगे, अंदर ही अंदर वो चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है। तो ये चीजें जो हमारे सामने आती है, थोड़ा सा कैमरा था तो कैमरा सही किया हम, है ना। अगर आगे हम समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो ये बात हो रही है कि भाई आप समाज में, घर पर रह करके, जबकि समुदाय यानी जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं उनसे आप क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, उसके आधार पर आप कवर करते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूँ विकास की, तो ये विकास अंतर प्रक्रिया, यानी कि अंदर ही अंदर जो आप आपस में जब बात करेंगे आपके लोगों से, तो उससे आपको जुड़ा होगा, इंटरेक्शन होगा। परिणामतः छात्र के मानसिक स्कीमा, यानी कि जो आपकी मेंटल दिमागी स्तर जो है उसका दायरा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, व्यापक स्तर पर सोचेगा। वो एक संकुचित नहीं, एक परिवार से नहीं, बल्कि एक समुदाय के पूरे के बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा। ये जो चित्र में आपको दिखा दिया है, ध्यान से देखिए। एक तरफ जो सोशल कंडीशंस, जो कि जड़ें हैं आपके पेड़ की, वो जड़ें दिखा रही है हमें, और एक और साइड अगर हम देखें तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जड़ें हैं वो ऊपर, जो आपकी तना के ऊपर का जो ऊपर पार्ट, यानी कि ये जो डालियां हैं, ये डालियां वाला पार्ट और ये जड़े वाला पार्ट, इनके बीच में डेवलपमेंट आ रहा है। और जो डालियां बनी है अलग अलग, ये आपके मेंटल स्कीमा बन कर का, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा सीख कर का, ये बात इस चित्र में हमें इस पेड़ के माध्यम से समझाया गया है। घर की परिभाषा, मातृभाषा का प्रभाव कैसे, भाषा आधारशिला कैसे निर्भर करती है, सोचिए। घर की भाषा, घर की भाषा बच्चे के शुरुआती विचारों और संप्रतियों के निर्माण का मुख्य माध्यम बनता है। अर्थात यहाँ यह है कि जो बच्चा होता है शुरू में बोलना सीखना, जो भी कार्य करता है वो कहाँ पर प्रारंभ करता है, अपने घर पर, अपने माता पिता के साथ में रह करके प्रारंभ करता है। भाषा अंतरण करें, लैंग्वेज ट्रांसफर, तो प्रथम भाषा L1 में दक्षता होने पर द्वितीय भाषा L2 को सीखना अधिक सरल हो जाता है। मैं आपको भाषा, क्योंकि मैं खुद हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि भाई अगर आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी से पहले आपको अपनी स्थानीय भाषा सीखनी होगी। स्थानीय लैंग्वेज के साथ उन कीवर्ड्स को जोड़कर अगर शुद्ध हिंदी की तरफ जाएंगे, तब आप इजीली और सहज रूप से उस भाषा को सीख पाएंगे। संज्ञानात्मक लाभ क्या होगा, द्विभाषिक जब आप बने तो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से अमूर्त ज्ञान सोच पाएंगे, सोचने की क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी, और सोचने की अगर क्षमता बढ़ती चली जाएगी तो होगा उससे ये कि आपका संज्ञान, यानी कि आप सोचेंगे, क्रिएटिव वर्क ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी और आप क्या करेंगे, और अलग अलग माध्यम से नया करने का आप प्रयास करते चले जाएंगे। ये आपके अंदर लचीलापन जो है विकसित होता चला जाए।
अगला है हमारा अधिगम अक्षमताएं। समावेशी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है अधिगम अक्षमताएं। क्या क्या हमारी अक्षमता है, क्या क्या हमारी कमियां हैं, वह पहचानना बहुत जरूरी। तो अधिगम अक्षमता क्या होती है, इसका परिभाषा भी होना याद जरूरी है। तो इसकी परिभाषा हमसे कह रही है, क्या कह रही है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। यह एक न्यूरोलॉजिकल, क्या कह रही है, यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, यानी कि मस्तिष्क में ये जो डेवलपमेंट के समय ही विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर बन जाता है, उसकी बात करें, जो मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यानी कि आपको कोई भी सूचना मिल रही है, कोई भी जानकारी मिल रही है, तो उसको एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग, खोपड़ी के अंदर जो नसें हैं उसमें डिसऑर्डर बन गया। उसके अंदर क्या है, जिस ऑर्डर में होना चाहिए उस ऑर्डर में नहीं है। मान लीजिए पहले सुनने की होना चाहिए, उसके पहले बोलने की पहले बैठ गई नस, तो क्या हो गया, आगे पीछे हो गया क्रम, ऐसा। अब यहाँ से आपको प्रश्न सीटेट वगैरह, नेट और इन सभी में आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। प्रमुख अधिगम क्षमता में भाग एक में देखिए, आप बी को डी पढ़ना, ये बड़ी समस्या बनती है। बी को डी पढ़ रहा है बहुत सारा बच्चा, तो क्या हो रहा है, डिसलेशिया, इस बीमारी को कहते हैं डिसलेशिया, जो कि पठन वैकल्य में प्रॉब्लम होती है। किसने, पठन वैकल्य में समस्या होती है, पढ़ने में कठिनाई और वर्णमाला पहचानने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक भाई, शब्दों को क्या करेगा बच्चा, उल्टा पढ़ेगा। बी को डी पढ़ना, एफ को सॉरी एन को या एम को डब्ल्यू पढ़ना, इस तरीके से जो आपका उच्चारण होता है बच्चों को बहुत सारे गलत कर लेते हैं। साव को वास पढ़ना, इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और समस्या थी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होगी, आपको लेखन में समस्या रही, लिखने में प्रॉब्लम हो रही, लिखने में असमर्थता रखना या खराब हस्तलेखन होना, ये क्या होता है, डिस्ग्राफिया, लेखन की समस्या उत्पन्न बच्चे के अंदर रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, जो आपके दिमाग में जो इंद्रियां हैं उन्हीं के माध्यम से प्रॉब्लम होती है। उंगलियों और मस्तिष्क के बीच में कनेक्शन जो है ना, जो जुड़ाव है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। कि आपकी ये उंगली जो है, जैसा आप लिखते हैं पेन में, तो लिखते टाइम कब कितनी झुकाना है, इसके लिए कनेक्शन कहाँ से आएगा, आपका दिमाग से आएगा, और ये कनेक्शन सही से नहीं होने के कारण आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, या लिख नहीं पाते, या उल्टा लिख पाते हैं, ये समस्या उत्पन्न होती है। अगली आपकी डिस्कैलकुलिया, ये क्या है, गणितीय वैकल्य होता है, यानी कि आपको गणित में जोड़ घटाव की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बोला कि √25 है, √25 है, तो बाहर कितना आएगा, अब √, मैंने कहा कि √ यानी कि उसका 2 की स्क्वायर कर दीजिए अंदर भी, तो बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये मैंने जो बात कही, ये बोली कि अंदर √25 है, तो मैं कह रहा हूं कि √ जो है ना, ये अगर इसके अंदर अगर घात, √ के अंदर अगर किसी भी संख्या की घात अगर 2 हो जाए, तो उस घात से √ हट जाएगा, क्योंकि √ का मतलब ही होता है इसकी पावर 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, और जब 2 से 2 कटेगी तो आपको केवल क्या बचेगा, जो भी वो पावर बनाई थी, वो जो अंदर वैल्यू बचती है वो बिना रूट के बन जाएगी। अच्छा साहब, वो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला 25 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 5 × 5 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और ये 5, यानी कि मैं 5 को कितनी बार किया, 2 बार किया, तो 5 का स्क्वायर बना दिया। अब √ हट जाएगा। अब ये 25 में से अगर √ हटाऊंगा मैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा वैल्यू। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझाने बाद भी वो कहता है, सर 25 आएगा ना, 5 कैसे आ गया, ये जो कर पा रहा, तो गणितीय गणना में समस्या हो रही। मैंने बोला बेटा 2 धन 2 कितना होता है, 2 धन 2 कितना होता है। बच्चे ने बोला सर 2 और 2 4 होता है। ठीक है भाई, 2 + 2 4 होता है। ठीक है, मैंने बोला बेटा 3 धन 3 कितना होता है। एक ने बोला सर 6 होता है, एक ने बोला सर 9 होता है। भाई दोनों अपने अपने जगह सही है, एक ने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ने प्लस कर दिया। अब मैंने कहा धन प्लस करना बेटा, तो 6 आना चाहिए, लेकिन एक बेटा बोला नहीं सर 9 आएगा। 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 9 होता है, क्योंकि ये गणितीय गणना करने में बच्चों को समस्या बेचारे, समझ रहे ऐसे। इसके बाद में चिन्हों को पहचान नहीं पाता है, वो डिस्कैलकुलिया होती है। और इसके बाद में आपको पता है डिस्प्रेक्सिया, ये क्या होती है, जो बच्चा प्रॉपर चल नहीं पाता है, मतलब बहुत सारे बच्चे चलने में प्रॉब्लम होती है, पैर में समस्या बन जाती है, तो ये भी डिसऑर्डर रहता है। दिमाग में जो हमारी इंद्रिया है ना, वो सब तरीके कंट्रोल करती है, तो उसका डिसऑर्डर हो रहा है।
संवेदी गति समन्वय का विकार उत्पन्न होता है, जैसे पेंसिल पकड़ने में हो, टाई बांधने में भी समस्या हाथ में हो सकती है, बच्चा चल रहा तो चलने में समस्या होती है पैर में, ये सारा संतुलन बिगड़ता है शारीरिक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे देखिए ADHD और त्वरित सार, समझिए ये कैसा आपका यहाँ पर है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कैसे होता है, ध्यान की कमी और अति सक्रियता के कारण ये बीमारियां जन्म लेना प्रारंभ करती है। बहुत अच्छी बात भैया, तो ज्ञान की बात बोल दी हमारे सामने। लक्षण क्या क्या होता है बच्चे के अंदर, कैसे पता चलेगा हमें, तो छात्र एक स्थान पर एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र अचित मतलब एकाग्र होकर के चित्त मन से कार्य करने होकर के टिक कर नहीं बैठता है। एक जैसे आपको कितने बता रहे कि एकाग्र होकर के पढ़ाई करिए, एक जगह मन लगाकर पढ़ाई करिए, आधा घंटा पढ़े लेकिन एकाग्र होकर पढ़िए। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, एकाग्र हो ही नहीं सकते, उनकी समस्या है, तो ये वाली बात हो रही है। यहाँ पर आपके सामने क्विक रिवीजन समझिए, आप पढ़ना यानी कि रीडिंग की बात होती है, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको डिसलेक्सिया जो है इसका लिखना मतलब राइटिंग का जो है डिसग्राफिया हो जाएगा, गणित में डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया, और इसके बाद में गतिक कौशल की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। और ध्यान अगर आपका इधर उधर भटक रहा है, एक जगह नहीं है, तो आपका ADHD होगा, ADHD बन जाएगा। अब देखिए आगे अगला जो आपका आता है 12वां टॉपिक, जिससे हम आज की क्लास में मतलब पिछली क्लास के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आज का है 12वां इस तरीके से। अगर मैं बात करूं क्योंकि 7 तक उसमें कर चुके थे, उसके बाद आगे बढ़े। अगर यहाँ देखिए लेव वायत्सुकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की तरफ बढ़े, तो इन्होंने क्या बोला, रचनावाद को प्रायोरिटी दी, रचनावाद को प्रायोरिटी दी भाई साहब। चलो भाई साहब आप चाय पियो, आप चाय आ गई आप सभी के लिए ना, बहुत बढ़िया। तो चाय अच्छे बनाई है सर ने, है ना, धन्यवाद सर। देखिए बात करें लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो इसमें इन्होंने क्या बोला, संज्ञानात्मक की बोली वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत है, उसमें इन्होंने बोला कि कैसे आगे बढ़ाएंगे संज्ञानात्मक विकास समाज के थ्रू, संस्कृति के थ्रू कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इनका कहना था कि इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए विकास का, संज्ञानात्मक विकास का। एक तो समाज, क्योंकि हमारे आसपास का अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारा समाज में कैसे हमारे पास लोग रह रहे हैं उनसे सीखेंगे। संस्कृति मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है उससे चीज सीखेंगे। मान लीजिए मारपीट गाली गलौज करने वाली संस्कृति है तो आप मारपीट गाली गलौज सीखेंगे। पढ़े लिखे समुदाय में मतलब सभ्य समाज में रह रहे हैं, और सभी मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं होता है, बिना पढ़े लिखे भी सभ्य होते हैं बहुत सारे। तो जो सभ्य समाज होता है उसमें ये कहते हैं कि बहुत सारे कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए, ये वो, ये जो सारी बातें आती हैं, इससे क्या होता है आपका संस्कृति का आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। और आपकी जो लैंग्वेज है, आप किस तरह के शब्दों का चयन करें, जैसे मैंने बोला गाली गलौज करते तो वो सीखेंगे। आपने बोला बड़े, हाँ जी बोलिए जी, क्या काम था जी, क्या बोलना चाह रहे थे जी आप, तो जी जी जो शब्द आया आपके दिमाग में कहाँ से आ जाएगा, ऐसा आएगा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो तो करिएगा, दिल्ली के किसी भी प्रसिद्ध कोचिंग में फॉर्म लगाइएगा, वहां पर जो कस्टमर केयर आपसे बात करेगा दिल्ली में, आपसे बात करेगा हाँ जी बोलिए जी, हाँ जी हाँ जी, तो जी जी जो है ना उनके कल्चर में आया है, वहीं से वो डेवलप होकर के आया। रचनावाद, इन्होंने बोला है रचनावाद में यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका होती है, सोसाइटी की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और साथ ही साथ समाज में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसका प्राथमिक मान्यता मानी जाती है कि यही इसमें आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय विचार समझे इसका, सामाजिक अंतः क्रिया और सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि भाषा की उच्च मानसिकता और प्रक्रियाओं के विकास का मुख्य कारण बनते चले जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे देखिए आप। अच्छा वाई गोत्सकी को अगर हम पढ़ रहे हैं, और वाई गोत्सकी को जब पढ़े तो ZPD ना पढ़े तो फिर इनको पढ़ाई क्या हमने, क्योंकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हम जो हम हैं और हमारे आसपास के लोग हैं उस वाले जोन की बात करेंगे, वो किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट में कार्य की भूमिका निभाते हैं।
तो समझिए, स्वतंत्र रूप से आप खुद हैं, स्वतंत्र, आप खुद करना चाह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आपको कोई किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। लेकिन आप ही के पास में जेड पीडी यानी कि आपके आसपास का क्षेत्र, समीपस्थ यानी कि आपके सबसे नजदीक, जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन रिश्तेदार, इसकी बात हो रही है आपका डेवलपमेंट। और उसके बाद अभी नहीं कर सकता, ये जो है आपके दूर वाला क्षेत्र है। तो इन्होंने क्या कहा, वाई गोत्सकी ने, कि जेड पी वाला जो है ना ये समीप वाला है, जोन वाला है, और जोन जो है ना ये डेवलपमेंट करता है, क्यों समाज है, समाज के साथ साथ में आपका क्या कर रहा है, जो समाज और संस्कृति यानी वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, बोलचाल, वो सारी बातें सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। ये बात इसमें कही गई। बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और किसी कुशल मार्गदर्शन को, क्या बोला है, किसी कुशल मार्गदर्शन की सहायता से, कुशल मार्गदर्शन बोले तो जैसे कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जैसे आप मेरा भी करते हैं बहुत सारे, और सभी एक दूसरे का मार्गदर्शन करके आगे बढ़ते हैं। तो वही बात हो रही है कि एक कुशल मार्गदर्शन के सहायता से संभावित क्षमता, लेकिन जो उसके अंदर है क्षमता, ऑलरेडी बच्चे के अंदर है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, जो कुशल मार्गदर्शक है। क्षमता के बीच का अंतर के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, जेड पी डी कहेंगे। ये जो आपको जोन वाला क्षेत्र आ रहा है, ये क्या है कि एक तरफ बच्चा है, एक तरफ बच्चा है, सोचिए ये बच्चा है और ये कुशल मार्गदर्शक करता है। तो ये, और इस बच्चे के अंदर क्षमता है वो यहाँ पर रखी हुई है, तो ये इसने पहचानी और इस बच्चे के अंदर रखी थी, इसमें रखी, इसने पहचानी, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया ना, उस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाड़ और एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। पाड़ या ढांचा, अगर देखें आप तो अधिगम के दौरान किसी वयस्क या किसी शिक्षक, समझ रहे हो, शिक्षक वयस्क भी ही होता है ना, द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता ही क्या होती है, पाड़ या स्ट्रक्चर होता है। एक आपकी एक तरीके से आपको प्लान किया था, मान लो बच्चों को आप स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को वहां पर गाइड करते हैं, गाइड करते समय आप उसको ये कहते हैं किस तरीके से करना बेटा, तो जो आप गाइड कर रहे हैं ना उसकी बात हो रही है। संकेत देना, आधा हल करना, बच्चे के स्वतंत्र होने पर यह सहायता हटा ली जाती है। अब बच्चा जब स्वतंत्र है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, वो सब काम कर सकता था, अब उसको कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए भाई, आगे है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। वह व्यक्ति जो सीखने वाले से उस विशिष्ट क्षेत्र में अधिक ज्ञान या कौशल रखता है, उसकी बात हो रही है। यह कोई शिक्षक, माता पिता, सहपाठी या कोई कंप्यूटर या एआई भी हो सकता है। आप बोले सर एआई कैसे हो सकता है, जरा सोचिए, जरा सोचिए। आपको आज एआई हर तरीके से कंट्रोल करके चल रहा है, एआई आपको हर तरीके से गाइड कर सकता है, एक शिक्षक की भूमिका एआई निभा रहा है। एक आपके लिए मान लीजिए कठिन सवाल आया, आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने फोटो खींचा, एआई टूल्स को भेजा, उसने सोल्व करके दे दिया। आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, आपने फोटो खींचा, एआई को भेजा, कंटेंट निकाल कर दे दिया। ये जो काम कर रहा है एआई कर रहा। आपने अपने सहपाठी से पूछते थे पहले, आप अपने माता पिता से प्रश्न पूछते थे आप, लेकिन आज नहीं करते, आप एआई से लेते हैं। आप शिक्षक से प्रश्न नहीं करते आज, आप एआई टूल के पास जाता है, उससे बात करते हैं। समझ रहे हैं, ये आज का बच्चा। चलिए भाई, वाई गोत्सुकी के सिद्धांत के शैक्षिक अनुप्रयोगों में अगर समझे तो सबसे पहले इनका वह है सहयोगात्मक अधिगम। छात्रों को समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान करने के अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करना सीखेंगे बच्चे, और जब सहयोग करना सीखेंगे तो उससे ये मूल्यांकन होगा कि भाई छात्र आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे में जोड़ करके चल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो वह हो गया आपका कौन सी, सहकर्मी के रूप में। सहकर्मी यानी कि जो ट्यूटरिंग यानी कि ट्यूशन जो मिलती है, वो कक्षा में एक जो छात्र के द्वारा बच्चे को क्या की जाती है, एक दूसरे को आपस में ट्यूशन दी जाती है, एक दूसरे को सिखाया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैंने अभी पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, कॉलेज में हम जो हमारे ग्रुप्स था वो आपस में एक दूसरे को क्या करते थे, पढ़ने के लिए
कुछ ना टॉपिक पे क्लियरिटी करते थे। और जैसा ही मैंने कहा कि मैं कॉपी में समझाने की बजाय बोर्ड पे जाता था, ये बात बोली थी। ये वही बात है सहकर्मी ट्यूशन, यही बात है वो कि कक्षा में एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ा रहा है और दूसरा भी पहले वाले की कमियों को बता रहा है कि तूने ये गलत पढ़ा, ये सही कर। ये जो चलती है एक दूसरे की सहायता से, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है कि जो ट्यूटरिंग है। और परस्पर शिक्षण की बात करें तो परस्पर यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में आपस में संवेदात्मक एक दूसरे में बातचीत के माध्यम से सबको समझा देना, जहां छात्र भी क्या करता है, प्रश्न पूछता है और सारांश निकालने का प्रयास करता है, उत्तर भी वही निकलवाता है छात्र पे ही शिक्षक उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। ये होती है आपकी परस्पर शिक्षण। चलिए अगला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, तो सक्रिय भूमिका कैसे निभाता है ज्ञान में? सक्रिय ज्ञान निर्माता के रूप में काम करता है जीन पियाजे का सिद्धांत। वो ये कहते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, पियाजे की फोटो देख लीजिए आप पहले। पियाजे ने बोला कि आपका दिमाग जो है ना, खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है अलग अलग। जैसे आपने कंप्यूटर चलाया होगा कभी, अरे छोड़ो कंप्यूटर, मोबाइल चलाया, मोबाइल में आपने फाइल मैनेजर जगह बहुत सारी फाइल रखी होंगी, अलग अलग फोल्डर्स बने होंगे। उनकी बात हो रही है कि उन फोल्डर्स के रूप में दिमाग के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। कैसे? ये कह रहे हैं कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान का यह सिद्धांत बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बनाता है, छोटे छोटे वैज्ञानिक बनाता है। भाई छोटे वैज्ञानिक तो बड़े वैज्ञानिक बनेगा। आज का बच्चा कल का वैज्ञानिक है, आज का बच्चा कल का आईएएस है, आज का बच्चा कल का प्रधानमंत्री है, आज का बच्चा कल का राष्ट्रपति है। तो इसका तात्पर्य कि नन्हे वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो इसी रूप में कह रहे हैं, वैज्ञानिक और ज्ञान का सक्रिय निर्माता मानता है। परिभाषा समझिए, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और इसके माध्यम, इसकी परिभाषा समझिए, सूचनाओं या ज्ञान का मानसिक पैकेट या संगठित ढांचा जिस जो होता है वही इसका क्या, सूचनाओं या जो ज्ञान है उनका मानसिक स्तर पर पैकेट स्टोर करके बहुत सारी चीजें लेकर एक साथ रख लेना, पैकेट में रख लेना, उसको संगठित करके एक जगह सुरक्षित रखना, ये क्या है, एक आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे दुनिया को समझने के लिए मस्तिष्क में बनी जानकारियों की फाइलें एक के बाद एक, जैसे मैंने कहा दुनिया समझना, दुनिया के समझने भाई, दुनिया में ना जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो दीर्घाकार अवस्था में है, अब दीर्घाकार अवस्था में जो है इसमें से कुछ जमीन स्तर है, कुछ जगह पानी है, समुद्री इलाका है। तो समुद्र के 7 अलग अलग पार्ट हमने डिवाइड किए हुए हैं। भारत जो है हिंद महासागर के पास में स्थित है, हिंद महासागर के उत्तर वाले हिस्से में जो आपका भारत स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप में 7 अलग जो कुछ कंट्रीज हैं अलग अलग, उस भारत के उन कंट्रीज में से 7 उसके पड़ोसी है स्थलीय वाले। ये जो बातें हमने बोल रहा हूँ, तो ये कैसे बोल रहा हूँ, डेटा को रिकॉल करके, क्योंकि मेरे स्टोर में रखी हुई है। अब जो बातें रखी थी वो कहाँ है, दिमाग के अंदर एक के बाद एक फोल्डर रखा हुआ है। तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे और डेटा याद आता चला जाएगा। समझ रहे? मैंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा देश, अरे भाई जैसे मैंने दुनिया बोला मेरे स्टोरेज में गया, हाँ पीछे से उठ के आया कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई देश है तो वो कौन सा है मेरे साथियों, रूस है। अच्छा बताइए भारत कौन से नंबर पर है, तो हमने बोला कि भाई 7वें नंबर पर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो हमारे अलग अलग फाइल्स रखी हुई है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बात यहाँ पर जीन पियाजे हमसे कहना चाहते। संज्ञानात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया, ये चक्रीय प्रक्रिया यहाँ पर आपको दी गई। कैसे? सबसे पहले क्या करता है बच्चा, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आत्मसातीकरण करता है। आत्मसातीकरण यानी कि कुछ जानकारी लेगा, आत्मसातीकरण जो यहाँ पर दिया, कोई जानकारी ली, नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के पुराने स्कीमा से जुड़ना, नहीं पुरानी हमारे पास जो जानकारी थी उसके साथ हमने नई जानकारी को प्लस कर दिया, तो उससे क्या पूरा आंसर बन गया, पूरा बड़ा बन गया। अब ये जो लिया हमने नया जोड़ा और पुराना है, उन दोनों के बीच में आप ज्वाइंट भी करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट करने के लिए एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, यानी कि समझन यानी कि सामंजस्य कब होगा, जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में अगर कोई हेरफेर हो रही है तो हम उसमें छोटा मोटा संशोधन करके उसमें बदलाव करके हम क्या करेंगे, एक संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, फैक्ट में सुधार करेंगे।
और ये जो दोनों में हमने कार्य किया, इससे क्या कहें हम, साम्य धारण। हमने क्या किया, आत्मसात्करण और सामंजस्य के कारण दोनों के बीच में संतुलन बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, साम्य धारण कहेंगे। और ये किस होता है, संज्ञानात्मक कौशल के संज्ञानात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया का भाग है। और ये किसने बोला, जीन पियाजी ने बोला। ठीक, चलिए भाई, विकास के 4 अवस्थाएं होती है, जीन पियाजी कह रहे हैं 4 अवस्थाएं पढ़ोगे। मेरी चाय ठंडी हो गई, चाय पी ले दो है ना, तब तक तुम लोग पढ़ो इसको। चलिए, आपके सामने यहाँ जो लिखा हुआ है, मैं भी वहाँ बैठे बैठे पढ़ रहा था साथ में, एक बात रिपीट लिखिए तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ 2 लिखिए, 4 में से 2 अगली स्लाइड पर है। भाग 1 में आपका सबसे पहले संवेदी, अच्छा मैं हाइड हो जाता हूँ थोड़ा, संवेदी पेशी अवस्थाएं, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था की जो बच्चा है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है और आंख, कान, स्पर्श इनके माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चा इस तरीके से सीखता है, मतलब होठ हिलाना मतलब बोलना होता है, आंख लपलपाना मतलब कि आंखें बंद चालू करना होता है, आंखें बंद करना मतलब सोना होता है, आंखें खुलना मतलब उठना होता है, कान कोई खींचे तो रोना होता है। इस चीजों से क्या हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है। मुख्य उपलब्धि, वह जो क्या करता है बच्चा, वस्तु स्थापित ऑब्जेक्टिव चीजों को ऑब्जेक्ट करता है, मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, का उदय हो रहा है। इसके बाद में जो संवेदी पेशी वाली थी आपके सेंसरी, जो मोटर स्टेज थी, उसके बाद की जो स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर आप देखें तो 2 से लगा करके 7 वर्ष। देखिए पहला कौन सा था, तो 0 से लगा कर 2 वर्ष था, और अब कौन सा है, 0 से 2 के बाद में 2 से 7 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ क्या करता है बच्चा, प्रतीकात्मक विचार का विकास करना प्रारंभ करता है, जैसे कि आत्म केंद्रित सजीववाद की बात करता है, निर्जीव को सजीव मानना। मान लीजिए मैंने बोला ये पेन है, भाई ये निर्जीव है लेकिन पेन चल रहा है, अब पेन ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो बच्चा कहेगा पेन चल रहा है, पेन क्या है, सजीव है, ये बच्चा कहेगा, क्योंकि बच्चा भी सीखने की अवस्था में है। मैंने बोला मैं जो गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो बच्चे को बिठाया साथ में लेके जा रहा था, अब मेरी गाड़ी चल रही है, बच्चा गतिशील हो गया गाड़ी के चक्कर में, मैं भी गतिशील, बच्चा भी गतिशील। और जब पेड़ या कोई बड़ी बिल्डिंग या कुछ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो पीछे निकलते चले जा रहे। ठीक, मैं इधर से जा रहा और इधर पेड़ आ रहे हैं, तो ये पेड़ था, मैं आगे निकल गया, पेड़ पीछे निकल गया, तुझे पीछे चले जा रहे हैं। बच्चा सोच रहा है कि मैं तो खड़ा हूं, चल कौन रहा है, पेड़ चल रहा है, बिल्डिंग चल रही है, वो गतिशील है, मैं गतिशील नहीं हूं, ये बच्चा सोच रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चा अभी चलती हुई चीजों को देख रहा है, जबकि निकल कौन रहा है एक्चुअली में, वो तो अपनी जगह है, चल मैं रहा हूं, लेकिन मेरी गति किसके, गाड़ी के अकॉर्डिंग है, तो गाड़ी चल रही, मैं तो चल नहीं रहा, मैं तो बैठा आराम से, तो मैं तो बैठा हूँ। चल कौन रहा, पेड़ चल रहा है, बिल्डिंग चल रही है, निर्जीव को सजीव बनाने का प्रयास करता है बच्चा। अपरिवर्तनीयता, और वो जो बात कहता है वही सत्य है, उस समय उसको परिवर्तित आप नहीं कर सकते। यही बात यहाँ ऊपर भी लिखी हुई, तो दोनों बातें एक ही बार लिखी, 2 बार लिख दी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपका अगली जो 3rd स्टेप है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 3rd स्टेज ये रही, ये बच्चा थोड़ा 7 + 5 बराबर कितना होता है बेटा, तो बोला 12 होता है। अब क्या हुआ, मूर्त संक्रियता आने लगी, अब सोचना प्रारंभ करने लग गया, वास्तविकता में आने लग गया। बच्चे को बोला बेटा एक बात बताओ, ये पेड़ चल रहा था ना, हाँ पापा चल रहा था, हाँ अंकल चल रहा था, हाँ सर चल रहा था, हाँ ताऊ जी चल रहा था, हाँ मतलब इस तरीके से पूरी बातें करता है। तो जब बच्चे को आपने बोला तो ये पेड़ ऐसे रखा, दिखा दे रहा, हाँ दिखा दे रहा हूँ, ये पेड़ अपनी जगह है, बेटा एक काम कर, यहाँ खड़ा खड़ा देखिए चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, तो फिर बोला कि चल के दिखा, तो बच्चा वो चला, बच्चा चलता चला जा रहा है, अब पेड़ अपनी जगह देखो, निकल गया आगे बच्चा। जब बच्चा आगे निकला तो बोला बेटा बताओ पेड़ चला कि तुम चले। मास्टर ने जब ये बात बोली तब बच्चे के दिमाग खुला, अच्छा तो उस दिन मैं गाड़ी पे चल रहा था, एक्चुअली पेड़ नहीं चल रहा था, बिल्डिंग नहीं चल रही थी, मैं चल रहा था क्या, हाँ बेटा तुम चल रहे थे। तब ये बात समझ, ये मूर्त संक्रियता की अवस्था में आ जाता है, जो कि 7 से 11 वर्ष में सीखना स्टार्ट करता है। ठोस मूर्त वस्तुओं पर
तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, तर्क पर आधारित बात करने स्टार्ट कर देता है। संरक्षण, पलटवार, पलटवापन, यानी कि आप क्या करते हैं, आपको सुरक्षा के भावना से रहते हैं, आप उसके साथ रहना प्रयास करेंगे, वर्गीकरण का प्रयास करेंगे। फिर फोर्थ स्टेज जो आपकी चौथी, वह जो आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें अमूर्त चिंतन का विकास करना, जैसे कि परिकल्पनात्मकता की बात करेगा, इसके बाद में निगमनात्मक अवस्था की बात करेगा, तर्क के ऊपर बात करेगा। तो ये 7 से 11 के बाद, सॉरी 11, 7 से 11 में बच्चा थोड़ा थोड़ा चीजें समझने लग गया ना, तो 11 के बाद की जो एज है वह सभी को उपयोग करके आगे बढ़ता चला जाएगा, अमूर्त वस्तुओं को भी मूर्त रूप देने का प्रयास करने का कोशिश करेगा, उनके ऊपर रिसर्च करेगा, इस बारे में आएगा। पियाजी के सिद्धांत के शैक्षिक अनुप्रयोग देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले। तो बाल केंद्रित शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो बाल केंद्रित में बच्चे के मानसिक स्तर और विकासात्मक अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना, मतलब बच्चा का जो विकास कर रहा है, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह कैसा करना चाहिए, विकासात्मक अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करिएगा। भोजपूर्ण अधिगम की बात करें, रटाने के बजाय बच्चे से क्या करें, जब आप पढ़ा रहे, जब शिक्षण का कार्य करें, तो बच्चों को प्रश्न परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप इस तरीके से समझाइए, इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए कि वे खुद अपनी परिभाषाएं खुद अपने हाथों से लिख सके। जैसे प्रयोगों या हस्त गतिविधियों का प्राथमिकता के साथ प्रयोग करिए। इसके बाद सीखने की तत्परता, बच्चे के अंदर आप ऐसा पढ़ाइए, क्लास में ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा आपसे पढ़ने के लिए तत्पर हो। जैसे कि बच्चे को कोई संप्रत्यय तक तब तक न सिखाना जब तक वह उसे सीखने के लिए मानसिक रूप से क्या करे, परिपक्व ना हो जाए, तब तक की बात यहाँ पर। आगे देखते हैं मुख्य रिवीजन में चर्चा बन, तो समाज प्लस भाषा इज इक्वल टू ज्ञान होता है। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की ने कहा कि जो ज्ञान है वो ज्ञान के साथ है, समाज, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा के माध्यम से बच्चे के अंदर ज्ञान का डेवलपमेंट होता है। और इन्होंने एक और बात कही, हो गई ZPD, जोनर वाली जो बात की है या समीपस्थ वाली जो बात की है, उसके बारे में कैसे पियागेट या परिपक्वता प्लस भौतिक दुनिया बराबर ज्ञान, आपकी मेच्योरिटी कितनी है उसको, और साथ साथ में आप जो हमारे आसपास की दुनिया है उससे समझ विकसित करते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ता है, और आप छोटे छोटे वैज्ञानिक है, ये बात इन्होंने कही। ये जी को समझ लीजिएगा। और चलिए बाकी जो हमने डिसलेशिया पठन कौशल से, डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य से, इसके बाद में पठन वैकल्य हो गया, लेखन वैकल्य भी हो गया। इसके बाद में कैलकुलिया जो है गणितीय वैकल्य से है। और ये जो आपको हमने अभी पढ़ा वो हो गई, अवस्थाएं हो गई, इधर समिति पेशी अवस्था 0 से 2, ये तो अभी पढ़ लिया, हुई रिविजन एक तरीके से। ये एक आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देते हुए चलना है, जल्दी जवाब दीजिए आप, है ना। जवाब ये है, प्रश्न ये है कि एक बच्चा बी को डी पढ़ता है और साहब को वास पढ़ता है, तो ये बताइए कि किस अधिगम अक्षमता का लक्षण हमारे सामने प्रेजेंट होता है, ये हमसे पूछा गया। तो ये जो क्षमता हो रही है आपकी, वो क्या है, डिसलेशिया, ठीक है। लेव गायत्सुकी के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सहायता के साथ कार्य करने के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये तो आपको समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहलाता है। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा पूरी क्लास जिसमें हमने समझा, है ना। कुछ टॉपिक्स और ऐसा रहेंगे जिसको आप मतलब अभी कर नहीं पाए होंगे, तो हमने आज की इस क्लास में पूरा समझने का प्रयास किया। यहाँ तक के कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन। ये छोटा रहा सेशन, पिछला वाला लगभग 1.5 घंटे का था, और ये लगभग 15-20 मिनट का रहा, छोटा सा, क्योंकि जितने PPT बनी थी मैंने सोचा वो एड करवाऊंगा, लेकिन ये अभी तत्काल देनी थी क्लास, क्योंकि फिर अगर गैप लगते तो पता नहीं कितने दिन हो जाते, इसको तत्काल दिया। बाकी और जो टॉपिक्स बचे हैं शिक्षण अधिगम के कुछ और सिद्धांत, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और उसकी भी क्लास आपको मिल जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि आज शाम को मैं आपको कुछ और सेशंस दूं, जो कॉमन वाले हैं वो टीचिंग वाले, और उसके बाद आपके हिंदी का जो लेसन रहेगा वो भी पेडागोजी वगैरह में आपको करवाऊंगा।
कि पेडागोजी से जो जेआरएफ में तो नहीं, लेकिन जो टीचर्स वाली एग्जाम है वहां जरूर काम आएगा। हालांकि जेआरएफ वाला के भी जो पेडागोजी है कहीं ना कहीं उसके जो विचारक है उनसे जुड़ करके प्रश्न आए जाते हैं कभी कभी, तो उनको पढ़ेंगे। बाकी कैसा लगा सेशन इसके लिए बताइएगा। और जल्द से जल्द जो आपका जेआरएफ वाला एसएस हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है इसको जल्द से जल्द अपने साथ ही साथ पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इसके फॉलोअर्स लाइए, ताकि आप और हम लाइव बैठ करके एक लाइव इंस्ट्रक्शन बना सके। आप जब लाइव बैठेंगे मेरे साथ में तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्रॉस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ मिलते हैं। ये भी रिकॉर्डेड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें भी जो संख्या है सब्सक्राइबर्स की वो बहुत कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव आते हैं। ये आपको शायद नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारा का अनुभव यूट्यूब की दुनिया का नहीं है, बट मेरे पास है। भले आपसे बहुत सारा उसमें एज में छोटा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती ना, अनुभव धीरे धीरे सब आता। तो मैंने आपके सामने वो शेयर किया, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी करिएगा। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए क्रीमी से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब की मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने विदेश गए और मेलोडी खिलाई है ना, मेलोनी को मेलोडी दी, तो उसकी जो मिठास है वो वहां उन्होंने प्रेजेंट की। अब मिठास की चरकाहट की मिर्ची लगाई, पता नहीं कौन सी थी वो तो भारत के मीडिया जो है वही इसको परिभाषित कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं तो 2 कौड़ी का मास्टर ठहरा है ना। तो खैर यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसे क्रीमी से जो नोट्स है मिठास वाले, कम समय पढ़ने वाले, रिवीजन करने वाले, अगर ऐसे नोट्स चाहिए जैसे महिला सुपरवाइजर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, या कोई भी जो शिक्षक भर्ती जो पात्रता वाली अभी आने वाली मध्य प्रदेश में उसकी गणना हो, एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए क्रीमी से, कम समय में रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, चित्रात्मक और आकर्षक, आप खुद से समझ सके। देखिए कीवर्ड्स तो वो रहेगा जो एग्जाम आना वाला, वो टर्म तो रहेगी, लेकिन उसका सरल अनुवाद आपको मिल जाए तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसे नोट्स चाहिए तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं येलो पट्टी में, उसमें एक नंबर लिखा है जिसमें नंबर है 9479571757। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वैसे नोट्स फ्री नहीं है, इतना मैं बता दूं, लेकिन हर तरीके के क्लास के नोट्स की कीमत अलग है, तो आप जिस तरीके की चाहिए उसके लिए आप हमसे कॉल करिए। नोट्स की कीमत एक चाय नाश्ते के बराबर होगी, इतना मैं आपको कह देता हूँ। चलिए भाई मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने दोनों क्लासेस बहुत ही गर्मजोशी के साथ अटेंड की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथियों को जोड़ना तो भूलिएगा मत, क्योंकि लाइव आप और हम जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है कल ही आप लाइव जुड़वा, अगर आपने 50 किया तो जैसे 50 हुआ उसी दिन में लाइव आपके साथ में बैठ जाऊँ। चलिए पहला टारगेट हमारा है, छोटे छोटे टारगेट से ही बड़े की ओर अचीवमेंट होती है। तो मैंने आपके लिए ऊपर छोड़ दिया कि आपको क्या करना है, लाइव आना है या नहीं आना है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।